बारूद की तपिश अब ईरान की सत्ता तक पहुंच गई है। ईरान दो महाशक्तियों के खिलाफ अब भी टिका हुआ है, लेकिन कैसे? सवाल यह भी है कि ईरान को चला कौन रहा है, राष्ट्रपति पेजेश्कियन या फिर और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरी IRGC? ट्रंप बार बार चेतावनी के जरिए बातचीत का दबाव बनाते हैं, तो ईरानी अटैक से इजरायल समेत खाड़ी के देश दहल रहे हैं। इधर इजरायल भी लेबनान के खिलाफ रुकने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और इस खूनी खेल में अब जर्नलिस्ट भी सीधे निशाने पर हैं। यानी हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और खूनी होता जा रहा है। युद्ध के मैदान की मौजूदा सूरत हाल सबसे पहले देखिए वॉर रूम अपडेट। जंग के बीच ईरान के अंदरूनी हालात भी खराब हैं। ईरान ने पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के 2 सदस्यों को फांसी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई को विरोधियों को कुचलने के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने 2 अमेरिकी विमानों को मार गिराया है, जिसमें से एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरा अभी तक लापता है। डर है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान के हाथ लगा तो तनाव और बढ़ जाएगा। इजरायली सेना ने शनिवार को ईरानी राजधानी तेहरान पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान के बाहर मौजूद एयर डिफेंस साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज सेंटर को पूरी तरह तबाह कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुष्टि की है कि दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक मिसाइल अटैक हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक रेडिएशन की कोई खबर नहीं है। जहां व्हाइट हाउस ईरान की सेना को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बहुत तेजी से अपने मिसाइल बंकरों की मरम्मत कर रहा है और उसकी मारक क्षमता अब भी बरकरार है। यूरोप की ओर से बड़ी कूटनीतिक हलचल देखी गई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अचानक कतर पहुंची। उनका ये दौरा सऊदी अरब से लौटते वक्त हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद किसी नाटो देश के नेता का ये पहला खाड़ी दौरा है। इटली ऊर्जा संकट और ईंधन की कीमतों से निपटने की कोशिश में जुटा है। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले किए हैं। दहिया इलाके को निशाना बनाया गया है, जहां ईरान समर्थित मिलिशिया का कब्जा है। मार्का शहर में हुए हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। ईरानी मिसाइलों ने मध्य इजरायल के रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया है, जिससे वहां काफी नुकसान की खबर है। इजरायली मीडिया के अनुसार कई घरों और इमारतों को क्षति पहुंची है। युद्ध में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। खबर है कि तेल अवीव और मध्य इजरायल के आसमान में क्लस्टर म्यूनिशन देखे गए हैं। इस हमले में तेल अवीव में कम से कम एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि हुई है, जबकि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण पुलों को भी बमबारी करके नष्ट कर दिया। इसका मकसद रसद आपूर्ति रोकना बताया जा रहा है, जिससे आम नागरिक भी संकट में फंस गए। दुनिया हैरान है कि ईरान 1 महीने से ज्यादा वक्त से जंग में आखिर टिका कैसे है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इजरायल, ये मिलकर भी IRGC को क्यों नहीं झुका पा रहे? क्यों ट्रंप के दावों के बावजूद ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत अब भी पूरे इलाके के लिए चुनौती बनी हुई है? और क्या वाकई इतने भीषण हमलों के बाद भी ईरान हथियारों के मोर्चे पर जरा भी कमजोर नहीं हुआ है? ये हमले बता रहे हैं कि जीत से अमेरिका कितना दूर है।
ईरान का जवाब बता रहा है कि उसकी तैयारी कैसी और कितने सालों की है। ट्रंप जो जीत की घोषणा कर चुके थे, वो अब ग्राउंड इन्वेजन से ईरान को पाषाण युग में भेजने की बयानी यात्रा कर रहे हैं। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. जंग शुरू होने से लेकर अब तक ईरान 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 4000 ड्रोन दाग चुका है। जवाब में अमेरिका और उसके साथियों को 2400 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। इतनी भारी खपत ने अमेरिका के रक्षा भंडार पर दबाव डाल दिया है और अब सालों में बनी उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास सारे विकल्प खुले हैं और अमेरिका जीत के काफी करीब है। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. युद्ध से ये दावा किया जा रहा था कि ईरान खत्म हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। लेकिन हकीकत देख लीजिए, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पूरी ताकत झोंक दी। फिर भी अमेरिकी इंटेलिजेंस खुद मान रही है कि ईरान के मिसाइल जखीरे का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही तबाह हुआ है। यानी अभी भी ईरान के पास वो फायर पावर मौजूद है जो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकती है। आखिर ईरान ये खेल कैसे खेल रहा है, इसका जवाब छिपा है जमीन के सैकड़ों फीट नीचे। ईरान ने दशकों से पहाड़ों को चीरकर मिसाइल साइलोज बना रखे हैं। ये मिसाइलों के लिए वो अंडरग्राउंड घर हैं, जहां अमेरिका इजरायली बम भी नहीं पहुंच सकते। जब दुनिया को लगता था कि ईरान पस्त हो जाएगा, ईरान अगले ही पल वेस्ट एशिया के किसी देश को अपना टारगेट बना देता है। अमेरिका के पास सैटेलाइट हैं, इजराइल के पास मोसाद है, लेकिन ईरान की इन मिसाइलों को ढूंढना आज भी उनके लिए एक सपने जैसा है। युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल का अनुमान था कि ईरान के पास 2500 मिसाइलें हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संख्या 6000 के पार है। भले ही हमले की रफ्तार कम हुई हो, लेकिन इसे कमजोरी समझने की गलती मत कीजिए। ये ईरान की रणनीति है। वो अब अंधाधुंध मिसाइलें नहीं दाग रहा, बल्कि चुन चुनकर निशाना लगा रहा है। वो इस जंग को लंबी खींचना चाहता है ताकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को थका सके। और इस खेल में ईरान का सबसे बड़ा हथियार केवल मिसाइल नहीं है, बल्कि उसका सस्ता ड्रोन भी है। एक तरफ इजराइल के करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल हैं और दूसरी तरफ ईरान के चंद हजार डॉलरों के ड्रोन। ये ड्रोन सिर्फ हमला नहीं करते, ये दोनों महाशक्तियों की जेब खाली कर रहे हैं और उनके एयर डिफेंस को उलझा कर रख देते हैं। अमेरिका वर्ल्ड का एक सुपर पावर है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका में ही है, जो पूरे के पूरे सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एमिनिशन और वेपन्स पूरे उसके पास जो है। उसके बावजूद जिस तरीके से ईरान ने रेजिस्टेंस किया है, ईरान ने क्या किया है, वो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स निकाल कर लेकर आया है। शाहिद ड्रोन्स के बारे में जानकारी अमेरिका को पहले भी था, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इसका इस्तेमाल किया है, एक शाहिद ड्रोन बस करीब $35,000 में बन जाता है और उसको नष्ट करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स आते हैं वो करीब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका खर्च आ जाता है।
तो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव के साथ ईरान पूरा लड़ाई रख रहा है, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई के चपेट में ले आए। सऊदी अरेबिया तक उसने अपने मिसाइल्स और यूएवीज को भेज रखा है। ईरान ने यूएई पर उसने टारगेट कर रखा है, बहरीन पे पूरा टारगेट कर रहा है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं एक इसकी काट निकालनी पड़ेगी। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल या ड्रोन की नहीं है। ईरान के हाथ में दुनिया की नस है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हाहाकार मचा रखा है। आगे भी ऐसा ही रहा तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ईरान जानता है कि उसके पास सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि दुनिया को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने की ताकत भी है। ईरान ने देखा है द बेस्ट लो कॉस्ट ऑप्शन दैट इट कैन प्रेशराइज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड कैन प्रेशराइज अमेरिका, जिससे कि उसके ऊपर से थोड़ा सा आराम उसको मिले, इज इकोनॉमिक एट्रिशन। एंड दैट इकोनॉमिक एट्रिशन इज यूजिंग ऑयल एज अ वेपन। अमेरिका ने क्या बोला आज, ये हम टैंकर्स को सेफ्टी देने की काबिलियत अभी नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा, रूस को कहा कि आप तेल बेच सकते हैं। मतलब अब रूस तेल बेचेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस है। उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से भी तेल निकालने का कहा है कि दे विल ऑल्सो ऑलमोस्ट रिलीज 170 to 200 मिलियन बैरल्स वो तेल रिलीज करेंगे। पर ये जो प्रॉब्लम है, ईरान ने सोच लिया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो नस है जिसको पकड़ने से और उसके डिनाई करने से विश्व भर में परेशानी होगी। ईरान झुकने के मूड में नहीं है। उसके पास जमीन के नीचे बारूद का समंदर है और समंदर में वो बारूद है जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल वैश्विक अर्थव्यवस्था को जलाकर राख कर सकता है। अमेरिका और इजराइल चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन सच यही है कि ईरान ने इस जंग को एक मैराथन बना दिया है और इस मैराथन में कौन पहले थकेगा, इसका जवाब अब भी आना बाकी है।